me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू असल में अपने हेडक्वार्टर में होता है। इस बार पर गोकू के दिमाग में एक सवाल आता है। असल में गोकू को लगा था कि लाइट ट्रांसफॉर्मेशन और शार ट्रांसफॉर्मेशन उन दोनों ने ही अचीव करी है, पर जब सुपर सैयन गॉड यामोशी ने ये कहा था कि मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में काफ़ी सुना है और काफ़ी ज़्यादा पढ़ा भी है, पर पहली बार देखने को मिला। इसका मतलब कि हमसे पहले भी किसी ने भी इसे अचीव किया होगा और हमें इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हो सकता है हमें सुपर सैयन गॉड यामोशी से इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पर सुपर सैयन गॉड को इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता कैसे चला? उन्हें ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कैसे पता है? ये सवाल गोकू बारडॉक से भी करता है। बारडॉक गोकू के इस क्वेश्चन का आंसर करता है, मुझे ये सब नहीं पता होगा क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ये सब जान के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ और मैं सुपर सैयन गॉड यामोशी को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक भी था। पर अब मुझे लगता है कि हो सकता है कि काफ़ी सारे सेयन्स होंगे जो सुपर सैयन गॉड यामोशी को भी सरपास कर दिए होंगे। इसकी वजह से उन्हें इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक छोटा सा आइडिया है। क्यों ना हम पहले जाकर उनसे मिल लेते हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी पूछताछ करते हैं। तभी उनके बाजू में खड़ा एक बंदा उनसे कहता है, आप कहीं पे जाने के बारे में शायद सोच रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूँ कि आप एक महीने में पूरे 10 दिन की छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि 10 दिन होते हैं छुट्टी के और बाकी 20 डेज़ आपको काम करना होगा। मतलब कि आपको बाकी 20 डेज़ गेट पर खड़े रहकर सारे डीमंस पर नज़र रखनी होगी। तभी उससे कोई कहता है, तो लाइट तुम्हें क्या लगता है ये लो लेवल गॉड है? ये लो लेवल गॉड नहीं, ये एक अपर लेवल गॉड है। इसकी वजह से ये 15 दिन काम करेंगे और 15 दिन की इनकी छुट्टी होगी। और इन्होंने ज़ेनो सांबा और जालमा से एक एग्रीमेंट किया है कि ये सिर्फ 12 साल ही यहाँ पर काम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। फिर गोकू और बारडॉक उन सारे वर्कर से कहते, जब 15 दिन की हमारी पूरी वर्कशिप हो जाएगी तो तुम में से कोई हमें सुपर सैयन गॉड यामोशी के पास लेके चलो, हमें काफ़ी सारा काम है उनके साथ। और देखते देखते पूरे 15 दिन भी बीत जाते हैं। जब उनके 15 दिन की वर्कशिप हो जाती है तो छुट्टी के जो 15 दिन उनके पास बचते हैं, उन 15 दिन में वो जाते हैं सुपर सैयन गॉड यामोशी के घर पर उनसे ये जानने कि आखिर इन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में उन्हें कैसे पता है और इस ट्रांसफॉर्मेशन की मिस्ट्रीज क्या है। फिर जब वो सुपर सैयन गॉड यामोशी के घर पर पहुंचते हैं तो सुपर सैयन गॉड यामोशी एक जगह पर शांति से बैठे हुए होते हैं। सुपर सैयन गॉड यामोशी जैसे ही उन दोनों को देखते हैं वो कहते हैं, आप लोग मेरे कहने पर यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपका काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ। फिर सुपर सैयन गॉड यामोशी कहता है, मैं असल में ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपने ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे अचीव किया, क्योंकि कोई भी सैयन 100 साल से ज़्यादा तो नहीं जीता है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए आपकी एज 1 मिलियन ईयर्स से ज़्यादा चाहिए होती है। फिर यामोशी उन्हें अपनी लाइब्रेरी में लेके जाता है। अपनी लाइब्रेरी में वो एक किताब को ढूंढने लग जाता है। फिर उसे जब वो किताब मिल जाती है वो उस किताब को खोलकर उसे गोकू और बारडॉक इन दोनों को सुनाने लग जाता है। इस किताब में लाइट ट्रांसफॉर्मेशन और शार ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों की इन्फॉर्मेशन होती है। इस मोड पर सुपर सैयन गॉड यामोशी बारडॉक के लाइट ट्रांसफॉर्मेशन की बुक निकालते हैं और उसे पढ़ने लग जाते हैं बारडॉक और गोकू के सामने। वो कहते हैं कि बारडॉक की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसे लाइट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन तब अचीव होती है जब कोई सैयन पूरे 1000 ईयर्स सर्वाइव करता है और वो काफ़ी टाइम तक अटैकिंग की प्रैक्टिस करता है और काफ़ी सारा डैमेज भी खाता है। इससे उसकी स्पीड तेज़ होती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़र बैटल के दौरान तेज़ होते रहता है और आगे वाले की स्किल्स को भी कॉपी करने लग जाता है। और इसके अंदर तो एक ऐसा मोड है जिसे सेल्फलेस स्टेट कहा जाता है, जिसमें अपने बैटलफील्ड से अपने पूरे इमोशंस को वैनिश कर दिया जाता है। फिर वो गोकू के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है जो होती है शार ट्रांसफॉर्मेशन। वो बताता है कि जो लाइट ट्रांसफॉर्मेशन है उसे अचीव करने के लिए तुम्हें मिलियन ईयर्स तो जिंदा रहना पड़ता ही है और साथ ही में अपनी अटैकिंग स्पीड को बढ़ाना पड़ता है और ज़्यादातर अटैक करना पड़ता है। पर जो ये शार ट्रांसफॉर्मेशन है ये ज़रा सी अलग है। इसमें तुम्हें 1 मिलियन ईयर्स सर्वाइव करना है और साथ ही में तुम्हें काफ़ी सारा डैमेज खाना है। इसका मतलब कि अगर 2 सैयन इन ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं
तो फिर उन्हें 1 मिलियन ईयर सर्वाइव करना ही होगा और एक को डैमेज खाना होगा और एक को अटैकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे दोनों को ही अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। शैडो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर ये है कि ये लड़ाई के टाइम पावरफुल होती रहती है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और साथ ही में ये इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से यूज़र अपने बैटल के दौरान ही काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है अपने अपोनेंट से। तभी बारडॉक सुपर सैयन गॉड यामोशी से पूछता है, आखिर आपको इन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में कैसे पता चला? क्या कोई और भी है जिसने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करा है? और अगर किसी ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करा है और वो यहाँ पे रहता है तो एक बार हम उनसे मिल ज़रूर लेंगे। सुपर सैयन गॉड यामोशी कहते हैं, इस मल्टीवर्स में तुम दोनों ही हो जिन्होंने इन ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव करा है। बाकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को किसी ने भी अचीव नहीं करा है। मैं तो नहीं कर पाया, ना ही लॉर्ड अकुमो कर पाया और मुझे नहीं लगता कि कुमर वहाँ पे जाने के बाद भी इसे अचीव कर पाया होगा। इस मोड पर गोकू काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। गोकू सुपर सैयन गॉड यामोशी से कहता है, वाकई में आप कह रहे हो कि हम दोनों हैं जिसने पहली बार इन ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव करा है, पर आपके पास एक पूरी बुक है जो इन ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर लिखी गई है। आखिर जिसने इन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इतना सब कुछ लिखा है उसे इन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पता होगा ही। इसका मतलब कि उसने भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया है और हो सकता है कि इसके आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जो हमें नहीं पता है और आपको भी इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता है। सुपर सैयन गॉड यामोशी गोकू से कहते हैं, सन गोकू आप इतना पैनिक मत होइए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है और हम सैयन्स का ओरिजिन वो मल्टीवर्स से बिलोंग नहीं करता है। वो एक ऐसी जगह से बिलोंग करता है जहाँ पर मैं एक बार विजिट करके आया हूँ। आपको शायद से नहीं पता होगा, वो मल्टीवर्स से काफ़ी ज़्यादा दूर है। मैं उसके बारे में आपको तभी बताऊँगा जब आप मेरा एक काम करोगे। सुपर सैयन गॉड यामोशी की ये सारी बातें सुनने के बाद बारडॉक के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं। बारडॉक उन सवालों के जवाब जानना चाहता था। बारडॉक सुपर सैयन गॉड यामोशी से कहता है, आप इस मल्टीवर्स में हमसे भी पहले आए, इवन तो आप गॉड रिल्म में भी हमसे पहले आए, तो भला हम क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं? इस मोड पर सुपर सैयन गॉड यामोशी बारडॉक से कहते हैं, तुम दोनों ने इसी पावर्स को पोजेस किया है जिन पावर्स को अभी तक मैं भी पोजेस नहीं कर पाया हूँ। मुझे भी इन दोनों में से एक ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहिए ही और इसके लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, पर मेरे पास कोई अच्छा ट्रेनिंग पार्टनर नहीं है और मैं जानता हूँ ज़ालमा ने तुम्हारे साथ जो एग्रीमेंट किया है वो सिर्फ 12 साल का है। इसका मतलब कि मैं तुम लोगों के साथ भी ट्रेनिंग नहीं कर सकता। पर जो डीमन रेल्म है उसके अंदर एक सैयन फंसा हुआ है, असल में एक सैयन कपल फंसा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम दोनों उन्हें रेस्क्यू कर लाओ। फिर सुपर सैयन गॉड यामोशी एक ऑर्ब निकालते हैं जिसके अंदर हम लोग उस मल्टीवर्स में फंसे हुए मेल सैयन को देखते हैं। असल में जो फीमेल सैयन हमें लास्ट टाइम दिखी थी ये उसका ही हस्बैंड है और ये जो है इसने काफ़ी सारे डार्क एनर्जी को पोजेस कर लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सुपर सैयन गॉड यामोशी आगे बताते हैं कि ये जो सैयन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा यंग भी है। इसकी जब भी शायद से 19 होगी, हाँ शायद से 19 ही है। ये जो सैयन है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये मेरे लिए अच्छा ट्रेनिंग पार्टनर बन सकता है। मैंने गेट कीपर से कब से कहा था कि इन दोनों को रेस्क्यू कर लाए, पर वो दोनों मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। इसकी वजह से ये दोनों वहीं पे फंसे रह गए और मैं इन्हें निकालने की कितनी भी कोशिश कर लूँ कोई भी मेरी बात सुनता नहीं है। अगर तुम लोग मेरी बात सुन लेते हो तो फिर मैं परमिशन मांग सकता हूँ। फिर गोकू के दिमाग में ये सवाल आया कि आखिर ये दो सैयन्स वहाँ पर फंसे कैसे, क्योंकि मॉर्टल रिम और ओमनीपोटेंट सिटी ये दोनों काफ़ी ज़्यादा दूर दूर है। कोई सैयन खुद से यहाँ पर आ जाए या फिर अपने ऑर्ब से यहाँ पर आ जाए ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे? ये सवाल गोकू सुपर सैयन गॉड यामोशी से करता है। सुपर सैयन गॉड यामोशी कहते हैं कि जो ये सिटी है ओमनीपोटेंट सिटी, वहाँ के गॉड थोड़े से आलसी है, मतलब कि काम करना पसंद नहीं करते। उन गॉड की कुछ गलतियाँ जैसे कि टाइम पर पोर्टल्स अगर ओपन हो जाए तो वो उन पोर्टल्स को फिक्स नहीं करते और ये रीज़न बना कि ये दोनों यहाँ पर पहुँच गए। असल में ये लोग पता नहीं अंतरिक्ष में कहीं भी तो अपने ऑर्ब के साथ घूम रहे थे जब ये काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और ये अचानक से उस पोर्टल की वजह से यहाँ पर पहुँच गए। इस मोड पर बारडॉक समझ जाता है कि सुपर सैयन गॉड यामोशी क्या कहना चाहता है। बारडॉक कहता है, तो हम उन्हें रेस्क्यू कर सकते हैं, पर अभी हमारी ड्यूटी शिफ्ट ख़त्म हो गई है। अब हम 15 दिन की छुट्टी एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम लोग काम पर जाएंगे और जब हम लोग काम पर जाएंगे तभी हम उन्हें रेस्क्यू कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं डीमन रेल्म को जहाँ पर वो दो सैयन्स रहते हैं। वो जहाँ पर रहते हैं, अगर उस ठिकान के वर्णन की बात करें तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफ़ी सारे घर तो बने हुए हैं, उस घर में उनके अलावा और कोई भी नहीं रहता। वहाँ पर काफ़ी सारी इविल स्पिरिट्स रहती है और काफ़ी सारी एंटिटीज़ भी रहती है और ये एंटिटी काफ़ी हद तक कमज़ोर है उन दो सैयन से। इसकी वजह से वो दो सैयन सर्वाइव कर पा रहे हैं। उन दो सैयन्स की लाइफ काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग चल रही थी और इसे और भी ज़्यादा थ्रिलिंग करने एक और डीमन आ जाता है।
इस डीमन का मकसद था कि वो मेल सेन की पावर्स को अपना बना ले, उसे एब्जॉर्ब कर। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और ये उसे एब्जॉर्ब करके ही रहेगा, और इसके पास एक स्टिक है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा डेडली बन जाता है। फिर वो डीमन अपने मेल सेन के पास आता है और उससे कहता है, तो मुझे तुम्हारे साथ बैटल करनी है, अगर तुम जीत गए तो तुम मुझे जान से मार सकते हो या फिर मेरी एनर्जी को ले सकते हो, पर अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर लूँगा। मेल सेन कहता है, तुम मुझे एब्जॉर्ब कर लोगे तो फिर मेरी फ्रेंड का क्या होगा? वो डीमन कहता है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। जैसे ही मेल सेन बैटल करने के लिए हाँ कह देता है, वैसे ही इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है, और इसके अंदर मेल सेन काफ़ी अजीब चीज़ को रिवील करता है। मेल सेन ये चीज़ रिवील करता है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वो कहता है कि मैं डार्क एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और साथ ही में उसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ। इसकी वजह से डीमन ने जितने भी अटैक उसे मारे थे, उस अटैक की वजह से मेल सेन अभी तक सिर्फ पावरफुल हुआ है और कुछ भी नहीं। फिर मेल सेन उस डीमन पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा अटैक करता है और उस डीमन का काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वो पूरी तरह से मरता नहीं है, वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि मर ही चुका है, पर वो पूरी तरह से नहीं मरता। तभी फीमेल सेन भागकर उस डीमन के पास आती है, क्योंकि उस डीमन के पास काफ़ी सारी एनर्जी बच गई थी, इसकी वजह से वो जिंदा था। वो फीमेल सेन उस डीमन से पूरी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाती है। वो डीमन कहता है, ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, मुझे लगा था कि वो आएगा। फीमेल सेन कहती है कि एनर्जी की ज़रूरत मुझे है, उसे नहीं, और तुमने उसे चैलेंज करके काफ़ी बड़ी गलती कर ही दी थी, तो अब तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलेगी ही। और वो उसकी पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। 50% चांस था कि वो डीमन सर्वाइव कर जाए, पर फिर फीमेल सेन ने उसकी पूरी ही पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी एनर्जी को भी। इसकी वजह से वो डीमन सर्वाइव नहीं कर पाया और उसने दम तोड़ दिया। फीमेल सेन ने उसकी पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। इससे ये होगा कि अगर वो एनर्जी को वेस्ट नहीं करती तो वो एनर्जी उसे पूरे 1 साल तक सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगी। तभी मेल सेन फीमेल सेन के पास आकर कहता है, मुझे लगता है हमें इसे अभी नहीं मारना चाहिए था, पर फिर भी कोई बात नहीं, मुझे लगा था कि हमें इसे सेव कर कर रखना चाहिए था फ्यूचर के लिए, पर फिर भी चल जाएगा, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं थी देखा जाए तो। फिर वो मेल सेन उस डीमन की डेड बॉडी को उठाता है और उसे अपने घर के आंगन में गाड़ देता है और उसके ऊपर एक पेड़ भी लगाता है। अगर हम थोड़ा सा सोचें तो इनके लिए ये पूरा टाउन ही घर है, इसकी वजह से ये कहीं पर भी रह सकते हैं और हर एक घर इनका ही घर है और हर एक आंगन इनका ही आंगन है। तो हम देखते हैं कि जो टाउन है उस टाउन में हर एक आंगन में काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुपर सेन गॉड यामोशी को, जो गोकू और बारडॉक इन दोनों को एक स्टोरी बता रहा होता है। सुपर सेन गॉड यामोशी अपनी स्टोरी में कहता है, काफ़ी टाइम पहले 3 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स गॉड रहा करते थे। उन तीनों का नाम कुछ ऐसा था, एक नेमेकियन गॉड जिसका नाम था लॉर्ड जाल्मा, दूसरा गॉड जिसका नाम था जेनचान और तीसरा जिसका नाम था दाइशिंगखन। इस कहानी की शुरुआत होती है उस नेमेकियन गॉड से, जिसका ओरिजिन पता नहीं कहाँ से आया है, ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है। ये नेमेकियन गॉड पूरे के पूरे मल्टीवर्स का क्रिएटर है। ये एक टाइम पहले जब नौसिखिया हुआ करता था तब ये अलग अलग जगह पे घूमा करता था ताकि ये चीज़ों को सीख सके कि कैसे लाइफ फॉर्म को क्रिएट किया जाता है, कैसे प्लांट्स को क्रिएट किया जा सकता है, और सारी चीज़ें जो अभी उसने क्रिएट करी है ये सब उसने कहीं ना कहीं से सीखी है। ये सब सीखने के लिए उसने पूरे मल्टीवर्स में छान मारा, ये सब सीखा और एक खाली स्पेस ढूंढना चाहा जहाँ पर वो अपनी क्रिएशंस क्रिएट कर सकता है। फिर वो ये रियलाइज़ करता है कि वो चीज़ें क्रिएट करेगा, फिर उसे ऑपरेट कौन करेगा और उसे डिस्ट्रॉय कौन करेगा। इसे सिर्फ क्रिएशन आता था, ऑपरेट करना और डिस्ट्रॉय करना इसकी बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। फिर उसने पूरा का पूरा ओमनिवर्स वापस से छान मारा ताकि वो ये सीख सके कि ऑपरेट और डिस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, जिससे कि वो अपनी क्रिएशन को ऑपरेट भी कर पाएगा और डिस्ट्रॉय भी कर पाएगा, पर वो सब ये नहीं सीख पाया। इस मोमेंट तक उसे पूरे मिलियन ईयर्स लग गए थे ढूंढते ढूंढते, पर फिर भी इसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। फिर जाल्मा और थोड़ा सफ़र करता है और उसका सफ़र SUFFER वाला होता है, और थोड़ा और सफ़र करने के बाद उसकी मुलाकात होती है जेनचान से, जिसे डिस्ट्रक्शन करना काफ़ी अच्छे से आता था। इस काम में वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट था, वो चीज़ों को काफ़ी हद तक इरेज ही कर देता था, बट चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ऑपरेट करना और सारी चीज़ों को मैनेज करना उसे भी बिल्कुल भी नहीं आता था, ये इसके भी बस के बाहर था। तभी उनकी मुलाकात होती है एस्मोल्डियस से, पर इस टाइम पर वो अपने प्योर एंजल फॉर्म में होता है, और प्योर एंजल फॉर्म कितना डेंजरस लगता है ये चीज़ हम सभी जानते हैं।
और एस्मोल्डियस को इन दोनों का प्लान काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। पर फिर वह जेन चान और जालमा इन दोनों को देखता है। वो उन दोनों की तरह ही रूप बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो उनकी तरह लगेगा तो इन लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये एंजल का दिमाग है। एंजल का दिमाग हमेशा काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। फिर एस्मोल्डियस अपना रूप बदल देता है और हम देखते हैं कि एस्मोल्डियस और कोई नहीं दाइशिंग खन है, मतलब कि ग्रैंड प्रिस्ट है। पहले तो एस्मोल्डियस ये नाम काफ़ी बड़ा था, इसकी वजह से एस्मोल्डियस ने अपना नाम दाइशिंग खन रखा। इस मोड पर ये तीनों ही यूनाइट हो गए, इससे कि इनके पास जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर ये तीनों ही आ गए। इसका मतलब कि ये अपना खुद का एम्परर बिल्ड कर सकते हैं। पर एक चीज़ की अभी भी कमी थी, वो थे खाली स्पेस। इस मोड पर जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर ये तीनों ही आ गए। एक स्पेस चाहिए था, पर वो स्पेस भी इन्हें नहीं मिल रहा था। इन लोगों ने लगभग हार मान ही ली थी कि हमें स्पेस नहीं मिलने वाला, हम कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। फिर तभी वो एक चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। वो एक लाइफ फॉर्म थी, वो एक अलग ही रेल्म था। वो इस स्पेस के अंदर नहीं बैठने वाला था, वो एक अलग ही जगह पर था। और ये वो जगह थी जहाँ पर हो सकता है उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। हो सकता है कि जेन चान को डिस्ट्रक्शन के बारे में नया पता चले, या फिर जालमा को ये पता चले कि लाइफ फॉर्म को कैसे परफेक्टली क्रिएट किया जा सकता है। ये था सैयन रेल्म, जिसके अंदर सारे ही सैयन्स रहा करते थे। ये रेल्म देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ये लोग हम सैयन्स की तरह लड़ना प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करते थे। ये लोग एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से रहते थे। पर जैसे ही वो लोग सैयन रेल्म में एंटर करने की कोशिश करते हैं, तभी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सा सैयन एम्परर उन्हें रोक लेता है। उन्हें रोकने की काफ़ी बड़ी वजह ये बनती है कि उन तीनों का ही हुलिया किसी सैयन की तरह नहीं था। जैसे कि जेनो वो किसी ही अलग ही कॉस्मिक बीइंग की तरह लगता था, और जो अपना दाइशिंग खन था उसका स्किन टोन काफ़ी ज़्यादा अलग था, और जालमा उसका डीएनए ही अलग है, वो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट लगता है। इसकी वजह से उस सैयन एम्परर ने उन तीनों को ही रोक लिया। उस सैयन एम्परर ने ग्रैंड प्रीस्ट यानी दाइशिंग खन, जेनो चान और जालमा इन तीनों को ही रोक लिया, जिससे कि अपना एंजल काफ़ी ज़्यादा भड़क उठा। मतलब कि दाइशिंग खन कुछ ज़्यादा ही भड़क उठा, क्योंकि दाइशिंग खन अपने आप में एक मिडिल क्लास गॉड है। उन तीनों को ही उनके पास का काफ़ी ज़्यादा ईगो आ गया था। इसकी वजह से वो सैयन एम्परर से लड़ पड़ते हैं। पर वो लोग जैसे ही इस सैयन से लड़ते हैं तो उस सैयन को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो चलो इस सैयन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं। इस सैयन का नाम है लेवाइटन। ये यूज़ करता है शाओ ट्रांसफॉर्मेशन, और शाओ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये पूरी तरह से मास्टर्ड है। गोकू ने इसे नई अचीव करी तो उसके अंदर उसने 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन के साथ बैटल करी। इसके अंदर तो इसके पास पूरी मास्टर्ड है। इसके पास पता नहीं कितने मिलियन ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होगा। तो इसकी पावर क्या होगी। इस मोमेंट पे लेवाइटन 1v3 बैटल कर रहा था, और 1v3 बैटल होने के बावजूद लेवाइटन डोमिनेट कर पा रहा था। उसके अटैक इतने ज़्यादा फास्ट थे कि ग्रैंड प्रीस्ट उस अटैक को डॉच नहीं कर पा रहा था। जेनो को तो इतना पीटा गया जितना जेनो ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जालमा उन सभी में वीक है, तो जालमा की क्या हालत रही होगी। उस डिस्ट्रिक्ट के सारे ही सैन इस पावर को सेंस कर पाते हैं। इसकी वजह से वो लोग अपने अपने घर में छुप जाते हैं, क्योंकि वो लोग इस बैटल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और इनका पावर इतना ज़्यादा तेज़ था कि ये बाकी सैन एम्परर्स भी सेंस कर पाते हैं। पर सैन एम्परर दो लोगों की बैटल सेंस नहीं करते, वो 4 लोगों की बैटल सेंस करते हैं। इसकी वजह से सारे ही सैन एम्परर्स अभी उस दिशा में जाने लग जाते हैं। कुछ घंटों के अंदर ही वहाँ पर पूरे 13 सैन एम्परर्स पहुँच जाते हैं। इसका मतलब कि उस सैन रेल्म में पूरे 14 सैन एम्परर्स रहते हैं। वो 13 सैन एम्परर्स उन तीनों से कहते हैं, तो ये क्लाउन कहाँ से आ गए, तुम लोग कहाँ से आए हो, हम तुम्हें चांस दे रहे हैं, यहाँ से चले जाओ वरना तुम हमारे हाथ से मारे जाओगे। जालमा उन सारे सैन एम्परर्स को जो उनके साथ हुआ है और जो यहाँ पे हुआ है वो सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और सारे ही सैन एम्परर से माफ़ी मांगता है, और वो लेवाइटन से भी माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि हम खाली स्पेस की तलाश में है, पर हमें वो अभी तक नहीं मिली। फिर एक सैन एम्परर जालमा से कहता है, ठीक है चलो हम तुम्हें एक स्पेस की जगह दिखा देंगे, पर उसके बदले में हमारे लोग तुम्हारे साथ रह सकते हैं किसी गॉड की तरह। फिर सुपर सैन गॉड यामोशी आगे कहते हैं, ये काफ़ी बड़ा झूठ था जो जालमा ने कहा, क्योंकि जालमा ने वादा किया था कि वो सैयन्स को गॉड्स की तरह रखेगा, पर जालमा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, और हम सैयन्स किसी मॉडल की तरह लाइफ जीने लग गए। ये सब जब मुझे पता चला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास पावर स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं था, और मैं उन सैयन्स के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता। मेरे पास असल में एक मैप है जो वहाँ पे जाने का रास्ता है। तुम वहाँ पे जाकर सारी चीज़ें इन सबको बताओगे
तब हो सकता है कि सारे ही सेयंस एम्परर यहाँ पर आकर इन तीनों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे और हम सेयंस को यहाँ से फ्री कराएंगे। गोकू सेयंस स्पीशीज का ओरिजिन जान के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। गोकू कहता है तो ये सब हुआ है, हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, क्यों ना अभी मैं जाकर जल्दी से जल्दी दालमा से पूछ लेता हूँ कि क्या ये सब हुआ है। सुपर सैयन गॉड यामोशी कहता है दालमा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों को इन सब के बारे में पता है। अगर दालमा को ये पता चल गया तो हो सकता है दालमा कुछ ऐसा कर दे जिससे कि हम तीनों प्रॉब्लम में आ जाए, और हो सके तो उन 2 सेयंस को प्लीज़ रेस्क्यू कर लेना, क्योंकि उस मेल सेयन के साथ जैसे जैसे मैं ट्रेन करूँगा वैसे वैसे मैं स्ट्रांग होते जाऊँगा, और वैसे वैसे मैं इनके ऊपर दबाव डालने में काफ़ी ज़्यादा आगे आता जाऊँगा। मैं एक लो क्लास गॉड हूँ। फिर गोकू फटाफट से उनसे पूछता है आपने कहा था कि आप एक बार विजिट करके आए हो, तो आप जल्दी से हमें उसका मैप दीजिए। सुपर सैयन गॉड यामोशी कहते असल में मैं अपना फिजिकली वहाँ पे नहीं गया, मैंने वहाँ की स्पिरिट से कम्युनिकेट किया और मैंने उसके साथ बातें करी, पर अभी मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो वाई। फिर सुपर सैयन गॉड यामोशी गोकू और बारडॉग उन दोनों को ही वो मैप देते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये जो मैप है इसे उस स्पिरिट ने ही उन्हें दिया है, और यहाँ पर एग्जिस्ट करता है सेयन रेल्म। उस रेल्म में सारे ही सेयन्स रहते हैं और वहाँ पे एक से एक पावरफुल सेयन है, पर तुम वहाँ पे ऐसे ही नहीं जा सकते। तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद भी एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा पावर अप करना है, जिससे कि स्पेस का टाइम डायमेंशन हटे और तुम उस डायमेंशन में जा सको, उस रेल्म में जा सको। तो तुम्हारे मजे को किरकिरा करने आ चुका हूँ रेक्स वाइटी। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि सैयन स्पीशीज इन्वॉल्व कैसे हुई, क्या सैयन स्पीशीज के साथ ह्यूमन स्पीशीज भी बिलोंग करती है, क्या ह्यूमंस भी वहीं से बिलोंग करते हैं जहाँ से सैयन्स बिलोंग करते हैं, और आखिर ये लेवाइटन नाम का कैरेक्टर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, और क्या फ्यूचर में हमें लेवाइटन वर्सेस गोकू देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो तक तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दे लाइक, चेक कर सब्सक्राइब, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर लेना, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दे लाइक, चेक कर सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।